Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our class of Software Project Management. हम डिस्कस कर रहे थे सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन और उसमें हमने प्रोडक्टिविटी का पहला मेजर जो है लाइंस ऑफ कोड वो डिस्कस किया था। हम वहीं से शुरू करते हैं। आज हम ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या ये लाइन ऑफ कोड जो एक प्रोडक्टिविटी मेजर है ये मुख्तलिफ जो हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनके लिए एक जैसा रहता है, क्योंकि हमें पता है कि लो लेवल लैंग्वेज में जो नंबर ऑफ लाइंस हैं या लाइन ऑफ कोड हैं वो हमें ज़्यादा लिखनी पड़ती हैं, और जबकि एक हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो चूँकि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के ज़्यादा करीब होती है तो उसमें लाइंस ऑफ कोड थोड़ी लिखनी पड़ती हैं एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। तो हम इस लिहाज से कह सकते हैं कि अगर लैंग्वेज आप लो लेवल सेलेक्ट करेंगे तो उसमें हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, हमें ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा लो लेवल लैंग्वेज में। और यही वजह है कि जो हमारी जो लाइन ऑफ कोड होती हैं वो अभी आप देखेंगे, हम दोनों लैंग्वेजेस जो हैं असेंबली लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज का कंपैरिजन आपको दिखाते हैं कि हमारे पास फ़र्ज़ करें एक मिसाल है जिसमें हमारे पास हमारे पास असेंबली लैंग्वेज का कोड है और एक हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है। तो 3 हफ्ते के लिए एनालिसिस असेंबली लैंग्वेज के लिए और 3 हफ्ते के लिए ही हाई लेवल लैंग्वेज के लिए एनालिसिस होता है, क्योंकि इसमें तो एनालिसिस तो बेनियाज होता है किस लैंग्वेज में आपने कोडिंग करनी है, लिहाजा एक जैसे हफ्ते लग रहे हैं। डिज़ाइन में भी चूँकि आपके अंडरलाइंग जो टूल है उससे तो ये बेनियाज होती है सिस्टम का डिज़ाइन, इसमें भी 5-5 हफ्ते बराबर लग रहे हैं। लेकिन जब हम कोडिंग पे आते हैं तो आप देखिए कि असेंबली लैंग्वेज में जो कोड है वो 8 हफ्ते ले रहा है और हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड है वो 4 हफ्ते ले रहा है। टेस्टिंग जो है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज का कोड जो है उसमें लाइन ऑफ कोड ज़्यादा होती है तो टेस्टिंग भी 10 हफ्ते ले रही है, जबकि हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है वो 6 हफ्ते टेस्टिंग के ले रहा है और डॉक्यूमेंटेशन दोनों में एक जैसी है। तो अगर हम इन दोनों लैंग्वेजेस की टोटल एफर्ट को सम करें तो 3 और 5 8 और 8 16 और 10 22 और 2 24, सॉरी 16 और 10 26 और 2 28 हफ्ते हमारे असेंबली लैंग्वेज के कोड को टोटल एफर्ट लग रही है। इसी तरह से हाई लेवल लैंग्वेज में हमारा टोटल जब काम होता है तो 3 वीक्स जमा 5 8 4 12 और 6 18 और 2 20, तो 28 हफ्ते असेंबली लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज को अगर इस्तेमाल करें तो 20 हफ्ते टोटल हमें इस कोड सिस्टम डेवलपमेंट टाइम में लगते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज में हमने 5000 लाइनें लिखी हैं लाइन ऑफ कोड, और हाई लेवल लैंग्वेज में हमने 1500 लाइनें लिखी हैं। असेंबली जो लैंग्वेज है उसमें 5 के LOC और हाई लेवल लैंग्वेज में 1.5 के LOC हमने लिखा है। अगर इसको हम पर मंथ पे डिवाइड कर दें तो असेंबली लैंग्वेज का कोड 714 लाइनें पर हफ्ते प्रोडक्टिविटी उसकी निकल रही है और हाई लेवल लैंग्वेज में 300 लाइनें पर मंथ जो है ये प्रोडक्टिविटी निकल रही है। तो अगर प्रोडक्टिविटी आपने लाइन ऑफ कोड के हिसाब से मेजर करनी है तो आप देख रहे हैं कि असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग करने वाले प्रोग्रामर जो हैं वो इस मिसाल में ज़्यादा प्रोडक्टिव आपको नज़र आ रहे हैं पर मंथ के हवाले से, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर टोटल सिस्टम डेवलपमेंट और उसकी एफर्ट को देखें तो फिर आपको हाई लेवल लैंग्वेज में काम तेज होता हुआ नजर आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रोडक्टिविटी मेजर है वो फंक्शन पॉइंट्स हैं। बुनियादी तौर पे प्रोग्राम की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसमें आपकी एक्सटर्नल इनपुट्स और आउटपुट्स, यूज़र की इंटरेक्शंस, एक्सटर्नल इंटरफेसेस और जो सिस्टम फाइल्स को यूज़ करेगा, इनको बेस बनाते हुए हम फंक्शन पॉइंट्स को काउंट करते हैं और हर फंक्शन पॉइंट के साथ उसका वजन एसोसिएट कर देते हैं। और हम फिर क्या करते हैं, फंक्शन पॉइंट्स को उनके वेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो ये फिगर होती है इसको हम सम कर लेते हैं तमाम वैल्यूज को, और सम करने से हमारे पास एक फंक्शन पॉइंट काउंट टोटली आ जाता है हमारे पास। तो आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में भी कि अल्टीमेट फंक्शन पॉइंट काउंट इज इक्वल टू सम ऑफ
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गिवन टाइप मल्टीप्लाइड बाय देयर वेट। तो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने बनाने हैं वो आप गिन लीजिए और उनका जो वजन है वो आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए और इस फिगर को सम कर लीजिए। आपका अल्टीमेट फंक्शन पॉइंट काउंट आपके पास आ जाएगा। ये फंक्शन पॉइंट काउंट जो होता है ये डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट की कम्प्लेक्सिटी क्या है, और हम इस फंक्शन पॉइंट काउंट को लाइन ऑफ कोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे? हर गिवन लैंग्वेज के लिए पर फंक्शन पॉइंट एक एवरेज नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड मौजूद होता है, तो उसको हम एवरेज नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ फंक्शन पॉइंट्स जब हम कर लेंगे तो हमारे पास टोटल लाइन ऑफ कोड आ जाएगा। और ये जो एवरेज नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड होता है ये लैंग्वेज डिपेंडेंट होता है, और ये असेंबली लैंग्वेज के लिए 200 से 300 लाइंस होती हैं, और जबकि किसी भी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के लिए 2 से 40 लाइंस होती हैं पर फंक्शन पॉइंट। और फंक्शन पॉइंट्स बड़ा सब्जेक्टिव किस्म का मेजर है आपके पास। ये डिपेंड करता है कि एस्टिमेटर जो है वो इसको कैसे इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसकी ऑटोमेटिक काउंट करना इसको इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि ये जो आपकी फंक्शनैलिटी टाइप्स हैं उनकी काउंट पे डिपेंड करता है। दूसरा जो मेजर है हमारे पास तीसरा, वो है ऑब्जेक्ट पॉइंट्स। इसको एप्लीकेशन पॉइंट्स भी कहते हैं। ये बुनियादी तौर पे फंक्शनैलिटी रिलेटेड मेजर है एज कंपेयर टू फंक्शन पॉइंट्स, और ये बुनियादी तौर पे ऑब्जेक्ट पॉइंट जो है ये ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस की तरह नहीं होते। ये हमारे जो प्रोग्राम होता है उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने हैं वो गिन लेने होते हैं और उनको वेटेज भी दे देना होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस से मुराद मुराद नहीं है यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स से हमारा, बल्कि इसमें जो स्क्रीन्स हमारी डिस्प्ले होंगी उनको गिन लीजिए, और जो सिस्टम रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करेगा उनको गिन लीजिए, और जितने प्रोग्राम मॉड्यूल्स हमारे सिस्टम में डेटाबेस के हवाले से बनेंगे उनको गिन लीजिए। तो ये टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास जो हमने बनाने हैं ये वो है। इसको हम एस्टिमेट कैसे करें? इसको एस्टिमेट करने के लिए हमने बड़ा सिंपल काम है कि जितनी भी आपकी जो आपका GUI बनेगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनेगा, उसमें जितनी स्क्रीन्स हैं उनको काउंट कर लें, और जो आपने रिपोर्ट्स बनानी है उनको काउंट कर लें, और जितने आपके कोडिंग के मॉड्यूल्स बनेंगे उनको काउंट कर लें, और इन सारी जो आपके पास काउंट्स हैं इनको सम कर लीजिए। इस तरह जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, सिस्टम डिज़ाइन में होते हैं, तो हम उस स्टेज पर भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक हमें बहुत बड़ा बेनिफिट है ऑब्जेक्ट पॉइंट्स एस्टिमेशन को अडॉप्ट करने का, कि जब आप सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, लॉजिकल डिज़ाइन तैयार कर रहे होते हैं या फिजिकल डिज़ाइन तैयार कर रहे होते हैं, हम तब भी ये स्क्रीन, रिपोर्ट्स और मॉड्यूल्स वगैरह जो है जब हम उनको यूज़ केसेस के हवाले से बना रहे होते हैं तो हम वहाँ पर भी इनको काउंट कर सकते हैं। और चूँकि डिज़ाइन की स्टेज पे हमने कोडिंग तो की नहीं होती, लिहाजा उस स्टेज पे तो लाइन ऑफ कोड वगैरह को मेजर करना वो बहुत मुश्किल होता है, लिहाजा वहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट पॉइंट एस्टिमेशन जो है वही फ़ायदेमंद रहती है। प्रोडक्टिविटी एस्टिमेट्स जो होते हैं वो डिफरेंट, जो हमारी डोमेन्स हैं उनके लिए थोड़ा डिफरेंट है। जैसे देखिए हमारे पास जो रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम्स हैं उनमें जो प्रोडक्टिविटी एस्टीमेट है जो कन्वेंशनली मेजर किया गया है, जो हमें लिटरेचर में मिलता है, वो 40 से 160 लाइन ऑफ कोड पर मंथ है। जबकि यही लाइन ऑफ कोड जब हम सिस्टम प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो ये 150 से 400 लाइन ऑफ कोड पर मंथ पे आ जाता है। जबकि जो कमर्शियल एप्लीकेशंस हमारे पास यूज़ हो रही हैं उनमें यही प्रोडक्टिविटी एस्टीमेट जो लाइन ऑफ कोड पर मुश्तमिल है ये 200 से 900 लाइन ऑफ कोड पर मंथ पे आ जाता है। ऑब्जेक्ट पॉइंट्स पर हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो चूंकि लाइन ऑफ कोड में तो हमने मेजर नहीं करनी, वो तो हमने जो चीज़ें उसमें बनेगी, स्क्रीन्स हैं, रिपोर्ट्स हैं या मॉड्यूल्स हैं, उनको गिनना है। तो हम इसको जब गिनते हैं तो हमारे पास 4 से 50 ऑब्जेक्ट्स पॉइंट पर मंथ पे ये आ जाता है, जो कि
डेवलपर की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है और टूल्स उसने जो चूज किए हैं उस पर डिपेंड करता है। आप ये जान लीजिए कि तीनों जो हमारे प्रोडक्टिविटी मेजर्स हैं, जिसमें लाइन ऑफ कोड है, फंक्शन पॉइंट्स हैं और ये ऑब्जेक्ट पॉइंट है, ये आपके अंडरलाइंग लैंग्वेजेस, टूल्स और उन पर भी डिपेंड करता है। अब हम उन फैक्टर्स को देख लेते हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बात बताई कि हमारी लैंग्वेजेस और टूल्स पे डिपेंड करता है। अब ये बाकायदा लिस्ट आ गई है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इसमें से पहला आप देखिए, एप्लीकेशन डोमेन एक्सपीरियंस। आप जिस डोमेन के लिए काम कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस कितना है आपके पास? क्या आपने पहले उसमें कोडिंग की है या आपने पहले उसमें डेवलपमेंट की है, उस डोमेन के लिए कोई काम किया है? ये बहुत मुनहसर है। जो इंजीनियर्स या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स किसी डोमेन के लिए पहले काम कर चुके होते हैं, वो दूसरों के निस्बत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। इसीलिए किसी भी एप्लीकेशन डोमेन का एक्सपीरियंस जो है ये बहुत मैटर करता है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और अगर आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के पास जो अंडरलाइंग आपकी डोमेन है उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डेफिनेटली कम भी हो सकती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है प्रोसेस क्वालिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में मुख्तलिफ जो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल्स और उनके लेवल्स पढ़े हैं, तो उनमें डिफरेंट प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि आपने सिस्टम को डेवलप करने के लिए अडॉप्ट करनी होती हैं, सिस्टम को रन करने के लिए आपने अडॉप्ट करनी होती हैं। और जो भी प्रोसेस आप सिलेक्ट करते हो वो किस क्वालिटी का है, उसमें किस तरह से कैपेबिलिटी को जो है मैच्योर किया गया है, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को किस तरह असेस किया गया है, उसमें ये डिपेंड करता है आपने प्रोसेस कौन सा सिलेक्ट किया है। तो जिस तरह का प्रोसेस होगा, अगर बैड क्वालिटी और लो क्वालिटी का प्रोसेस आप सिलेक्ट कर लेते हो सिस्टम डेवलपमेंट के लिए, तो डेफिनेटली उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बुरी तरह मुतासर होगी। और अगर आपकी जो आपने डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो सिलेक्ट किया है उसमें क्वालिटी है और उसमें बाकायदा चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, तो उससे डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव होगी। उसके बाद तीसरा फैक्टर जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है वो प्रोजेक्ट साइज है। जितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट होगा, आपको उतने ही ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी टीम के साथ कम्युनिकेशन में, और उसको उसके डिफरेंट जो फेजेस हैं उनको मैनेज करने के लिए। तो आपका बहुत सारा जो वक्त है वो आपके समझें जितने ऑर्गन्स ऑफ योर टीम है, हायरार्किकल आपकी हायरार्की है, टीम हायरार्की है, उसके साथ कम्युनिकेशन में आपका काफ़ी वक्त सर्फ हो जाता है। और डेवलपमेंट के लिए फिर काम जो है वो कम बचता है, ज़्यादा जो वक्त है वो मीटिंग्स और इन चीज़ों में गुजर जाता है। लिहाजा प्रोजेक्ट का साइज जितना बड़ा होगा तो उसमें इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी जो है उसके कम रहने की उम्मीद होती है। तो जो अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, वो प्रोजेक्ट के साइज को मद्देनजर रखते हुए अकॉर्डिंगली अपनी टीम जो है उसकी उसकी टीम की मैनेजमेंट इस तरह से करते हैं कि उसमें प्रोडक्टिविटी जो है वो किसी सूरत मुतासर ना हो। चौथा फैक्टर जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी को मुतासर करता है वो टेक्नोलॉजी सपोर्ट है। मिसाल के तौर पे आपने अपने सिस्टम को डेवलप करने के लिए एक बहुत अच्छा केस टूल चुन लिया, आपने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम चुन लिया, आपने कोई अच्छा डीबीएमएस चुन लिया और एक बहुत अच्छा आपने आईडीई चुन लिया जो कि आपके फ्रंट एंड लैंग्वेज के लिए आपने चुना है। तो अगर आपने अच्छे टूल्स और टेक्नोलॉजी आपने अडॉप्ट की है तो इससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि जो अच्छे टूल्स और हमारी टेक्नोलॉजी होती है वो हमें हेल्प करती है। ऐसी टेक्नोलॉजी और टूल्स का क्या फ़ायदा जो हमारे काम को बढ़ा दें। तो डेफिनेटली जब हमारा काम जो है उसमें हमारी एफर्ट यानी हमारी एफर्ट को वो ऑप्टिमाइज करता है तो फिर हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। और पांचवा जो हमारा फैक्टर है वो है वर्किंग एनवायरनमेंट। ये चीज़ भी आप इंशाल्लाह इसी में जो है कम्युनिकेशन टेक्निक्स में और टीम मैनेजमेंट में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स में ही पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बात का तस्करा करना ज़रूरी है
कि अगर आपका जो है काम करने वाला जो इन्वायरमेंट है जहां आपने बैठ के काम करना है, वो जो है वो उसमें आपको समझें सहूलत है और उसमें आपको ज़हनी यकसुई हासिल है और आप तवज्जो से अपना काम कर सकते हैं और कहीं भी आपको मसला आए तो वो फौरी तौर पे हल कर दिया जाता है। ऐसी इन्वायरमेंट में आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ काम में बार-बार जो है वो इंटरप्शन आती हो, जहाँ पीसफुल माहौल ना हो, जहाँ बार-बार जो है वो काम रुक दिया जाए या फिर वहाँ पर ज़हनी यकसुई हासिल ना हो, तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो ऐसे एनवायरनमेंट में डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। अब प्रोडक्टिविटी का क्वालिटी से क्या ताल्लुक है? ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और इसमें आपने अभी तक तीनों जो हमारे प्रोडक्टिविटी मेजर्स देखे या तीनों मैट्रिक्स जो देखे, ये बुनियादी तौर पे वॉल्यूम या यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम जो है इसको मद्देनजर रखते हैं। वॉल्यूम को देखते हैं और पर यूनिट टाइम देखते हैं और इसमें क्वालिटी किसी सूरत भी और क्वालिटी को अकाउंट फॉर नहीं किया जाता। तो प्रोडक्टिविटी जो है अगर आप इसको मेजर करने जा रहे हैं तो फिर उसके साथ आपकी क्वालिटी की कीमत जो लागत है वो भी बढ़ जाती है और प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी मैट्रिक्स जो है ये आपस में कैसे रिलेट किए जाएं इसको क्लियर करना बाकी है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है ये कॉन्स्टेंटली चेंज ना हो तो फिर आपकी जो लाइन ऑफ कोड वाली अप्रोच है वो इतनी मीनिंगफुल नहीं रह जाती क्योंकि प्रोग्राम जो होता है ये कोई स्टैटिक चीज नहीं होती। अब हमारे पास जो एस्टिमेशन टेक्निक्स हैं उसका तारुफ आज आपको पेश किए देता हूं। हमारे एस्टिमेट करने के लिए कोई सिंपल वे नहीं होता क्योंकि किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो एफर्ट रिक्वायर है उसको एस्टिमेट करना इतना आसान नहीं होता। बस हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास जितनी भी मालूमात हैं वो अगर मुकम्मल हैं या नामुकम्मल हैं तो हम उनको यूज़र रिक्वायरमेंट डेफिनेशन में कुछ इनिशियल एस्टिमेट्स उसके ज़रूर लगाएं और ये भी हो सकता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो किसी ऐसे हार्डवेयर या न्यू टेक्नोलॉजी पे चलना हो और जो उस प्रोजेक्ट के लोग हैं वो हमें जानते ही ना हो। लिहाजा हम प्रोजेक्ट के जो कॉस्ट एस्टिमेट्स हैं इनको किसी ना किसी तरीके से इस तरह से करें या कोई ना कोई टेक्निक ऐसी अपनाएं कि हमें ये प्रॉब्लम्स ना आए। और एक और बात इसमें याद रखिए कि हम कॉस्ट एस्टिमेट वाला ये सारा मसला जो है ये क्यों कर रहे हैं हम एस्टिमेशन। डेफिनेटली हमने बजट का तखमीना लगाना है। जब तक हमें एस्टिमेशन एफर्ट जो है या प्रोडक्टिविटी जो है जितनी एफर्ट चाहिए हमें उसका पता ही ना होगा तो हम बजट कैसे एडजस्ट करेंगे। लिहाजा जैसे ही हम कॉस्ट को मेजर करने जा रहे होते हैं तो हमें एस्टिमेट करना ज़रूरी होता है ताकि हम बजट को जो है वो वहाँ पर डिफाइन कर पाए। डियर स्टूडेंट्स, चेंजिंग टेक्नोलॉजीज जो है ये क्या चीज़ है। हम ये कर सकते हैं कि हमने जितना भी पीछे जिन टूल्स या टेक्नोलॉजीज के साथ हमने एस्टिमेट किया था पिछले सिस्टम में, तो हो सकता है कि जो हमारा नया सिस्टम है वहाँ पर हमारी पिछली टेक्नोलॉजी काम ही ना करे और हमें यकसर एक नई टेक्नोलॉजी जो है या नई टेक्निक जो है उससे हमें एस्टिमेट करना पड़े। मिसाल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट सिस्टम जो है उनकी निस्बत मेन फ्रेम सिस्टम्स की एस्टिमेशन और है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट सिस्टम्स की एस्टिमेशन और है और वेब सर्विसेज की एस्टिमेशन जो है वो फिर और तरह से की जाती है। इसी तरह से जो डेटाबेस सेंटर्ड सिस्टम्स होते हैं और ईआरपी सॉल्यूशंस होते हैं उनकी एस्टिमेशन मुख्तलिफ तरीके से की जाती है। फिर हमारे पास कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑफ द शेल्फ होते हैं और डेवलपमेंट जो है उसमें रीयूज को भी जब शामिल कर लिया जाए और कुछ स्क्रिप्टेड लैंग्वेजेस होती हैं या फिर कुछ केस टूल और प्रोग्राम जनरेटर भी इस्तेमाल में आते हैं। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये आपके सामने इसलिए रखे जा रहे हैं कि आपको पता हो कि आप जब किसी की एफर्ट या प्रोडक्टिविटी को एस्टिमेट करने जा रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हो सकता है प्रोग्रामर्स ने कोई केस टूल इस्तेमाल किया हो या प्रोग्राम जनरेटर्स इस्तेमाल कर लिए हो और हो सकता है
कि उन्होंने कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल कर ली हों, या फिर पहले से बने बनाए जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स हैं उनको रीयूज कर लिया हो। तो इन चीज़ों को भी आपने सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन करते वक्त मद्देनज़र रखना है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन का जो दूसरा लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।